बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि बीएनएस की धारा 294 है, आईपीसी की धारा 292 के समरूप है। अश्लील पुस्तकों आदि का विक्रय, क्या कह रही है धारा? अश्लील पुस्तकों आदि का विक्रय, जो कोई भी अश्लील पुस्तकें आदि का विक्रय करेगा उसको इस धारा के तहत दंडित किया जाएगा। इस धारा में अश्लीलता की संकल्पना को विस्तार से समझाया गया है, लेकिन इसकी परिभाषा नहीं दी गई है। संभवतः ऐसा इसलिए है क्योंकि नैतिकता तथा मानव के शुद्ध आचरण संबंधी मूल्य समाज विशेष के अनुसार भिन्न भिन्न होते हैं तथा वे समय समय में परिवर्तन के अनुसार बदलते रहते हैं। उदाहरण, कुछ वर्षों पूर्व तक महिला का किसी पुरुष के साथ विवाह किए बिना रहना घोर अनैतिक कृत्य एवं दुराचरण माना जाता था, परंतु विगत दशक में ऐसे विवाह किए बिना साथ साथ रहने को लिव इन रिलेशनशिप का नाम देकर खुलेआम स्वीकार किया जा रहा है। ऑक्सफोर्ड शब्दकोश के अनुसार ऐसा आचरण जो शालीनता, शुचिता तथा सदाचरण के विपरीत हो, जो घृणास्पद तथा कामुकता की ओर प्रेरित करता हो, उसे अश्लील कृत्य माना जाता है। नग्नता या लैंगिकता की अभिव्यक्ति को अश्लील कहा जा सकता है क्योंकि यह नैतिकता के विपरीत है, लेकिन यौनाचार पर कोई पुस्तक या मानव शरीर की बनावट तथा अंगों की क्रियाओं की वर्णन युक्त पुस्तक स्वयं में अश्लील नहीं कहा जा सकती, क्योंकि उसमें विवाहित व्यक्तियों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी एवं हिदायतें दी रहती हैं। इस संदर्भ में उच्चतम न्यायालय ने के अब्बास बनाम भारत संघ के बाद में स्पष्ट किया कि यह सोचना गलत होगा कि लैंगिकता और अश्लीलता सदैव सहगामी हैं। ये दोनों समानार्थी भी नहीं हैं। यहाँ की किसी महिला का नग्न चित्र भी स्वयं में अश्लील नहीं कहा जा सकता जब तक कि वह कामुकता या लैंगिकता को उद्दीप्त ना करता हो। अतः ऐसे चित्र की अश्लीलता का निर्धारण उन संदर्भित परिस्थितियों के आधार पर किया जाना चाहिए जिसमें उस चित्र को प्रसारित किया गया है। इस धारा के अंतर्गत अश्लील पुस्तकों आदि के विक्रय को दंडनीय अपराध माना गया है। प्रारंभ में बीएनएस में अश्लील शब्द की कहीं भी परिभाषा नहीं दी गई थी, इसलिए इस धारा के अर्थान्वयन के लिए प्रायः निर्णीत वादों पर निर्भर रहना पड़ता था। उच्चतम न्यायालय ने रंजीत उदेसी बनाम महाराष्ट्र राज्य के बाद के विनिश्चय में इस कमी को ध्यान आकर्षित किया। इस मामले में अभियुक्त बंबई की एक पुस्तकों की दुकान का भागीदार था। इस दुकान में लेडी चटलीज लवर नामक पुस्तक की प्रतियां बिक्री के लिए रखी हुई थीं, जिसमें आधुनिक युग की लैंगिक समागम से संबंधित हताशा का वर्णन किया गया था। अपीलकर्ता को इस धारा के अधीन अश्लील पुस्तक की बिक्री के लिए दोष सिद्ध करते हुए उच्चतम न्यायालय ने अब निर्धारित किया कि यद्यपि अश्लील शब्द की परिभाषा न तो संविधान में कहीं दी गई है और न दंड संहिता में है, अतः ऐसी स्थिति में इंग्लैंड के मुख्य न्यायाधीश कॉगबर्न द्वारा आर बनाम एकलिंग के इंग्लिश वाद में दी गई अश्लीलता की परिभाषाओं को स्वीकार किया जाना ही उचित होगा। इस बात में यह कहा गया कि ऐसे कथन और प्रकाशन सामान्यतः अश्लील समझे जाते हैं जो उन व्यक्तियों में जिनके हाथ वे पड़ जाते हैं अनैतिक और भ्रष्ट विचार उत्पन्न करते हैं। अतः किसी सामग्री को अश्लील माना जाए अथवा नहीं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि क्या इसके कारण ऐसे लोगों के मस्तिष्क के दूषित होने की संभावना है जिनके हाथ में सामग्री पड़ जाने पर वे अनैतिकता के प्रभाव में आ सकते हैं। उल्लेखनीय है कि इस धारा के संदर्भ में अश्लीलता की परिभाषा की कमी को दूर करने के उद्देश्य से ही इस दंड में 1969 द्वारा आईपीसी में 1969 द्वारा जोड़ी गई, जिसमें अश्लील शब्द को परिभाषित किया गया। अश्लीलता शब्द कानून को अधिक प्रभावी तथा पितरोधात्मक बनाने के इस धारा के अंतर्गत देह दंड की मात्रा को भी बढ़ा दिया गया। इस संशोधन द्वारा मूल धारा यानी कि आईपीसी की जो मूल धारा 292 के अपवाद का पुनर्प्रारूपण किया गया, जिसके अनुसार किसी प्राचीन संस्मारक या पुरातत्वीय अवशेष पर रेखांकित, रंगचित्र, रूपित या उत्कीर्ण की गई कलाकृति के प्रति यह धारा लागू नहीं होगी, अर्थात इन्हें अश्लील नहीं माना जाएगा। किसी प्राचीन स्मारक, पुरातत्वीय अवशेष पर रेखांकित, रंगचित्रित, रूपित या उत्कीर्ण की गई कलाकृति के प्रति यह धारा लागू नहीं होगी, अर्थात इन्हें अश्लील नहीं माना जाएगा। उल्लेखनीय है कि तमिलनाडु राज्य ने संशोधित अधिनियम 1960 द्वारा नई धारा 292A जोड़ दी गई, जिसके अंतर्गत अश्लील तथा अशिष्ट सामग्री के प्रकाशन तथा किसी सामग्री को ब्लैकमेल करने के आशय से अभद्र समाचार के प्रकाशन के लिए समुचित दंड की व्यवस्था है। इसी का अनुकरण करते हुए उड़ीसा राज्य ने भी सन 1962 के अधिनियम द्वारा दंड विधि की धारा 292 के बाद 292A अंतः स्थापित की।
इस धारा के अनुसार कोई पुस्तक, पर्चा, लेख, चित्र, रेखांकन, पेंटिंग या ऐसी कोई अन्य वस्तु जो काम वासना को उद्दीप्त करते हुए पढ़ने या देखने वालों के विचारों को विपर्यस्त करती हो, दूषित करती हो, अश्लील कहलाएगी। कोई पुस्तक, लेख, चित्र, प्रारूपण आदि अश्लीलता है अथवा नहीं, यह बीएनएस की धारा 294 के निर्वचन और आईपीसी की धारा 292 के निर्वचन पर निर्भर करता है, ना कि विशेषज्ञ की राय पर। अतः एक कृति जिसमें विवाहितों को अपने यौन संबंधों को विनियमित करने की गंभीर शिक्षा दी गई हो, अश्लील नहीं मानी जाएगी, भले इसमें लैंगिक संभोग की क्रिया का सविस्तार वर्णन ही क्यों न हो। चंद्रकांत कल्याणदास बनाम महाराष्ट्र राज्य के बाद में उच्चतम न्यायालय ने एक बार पुनः विनिश्चित किया कि किसी कलाकृति या साहित्यिक कृति में काम वासना या नग्नता की अभिव्यक्ति मात्र से अश्लील नहीं माना जा सकता। इसके निर्धारण हेतु न्यायालय यह देखेगा कि कथित अश्लील प्रकाशन अपनी संपूर्णता में ऐसे तथ्यों से युक्त है अथवा नहीं कि जिस वर्ग विशेष के हाथ में वह पड़ जाए उनकी मानसिकता और विचारों को दूषित करने के लिए पर्याप्त है। यदि उस वर्ग विशेष के व्यक्तियों में मानसिक अपरिपक्वता है जिसके कारण वह कृति उनके विचारों को भ्रष्ट करने के लिए पर्याप्त है, तो उसे अश्लील सामग्री कहा जा सकेगा, अन्यथा नहीं। अश्लीलता की कसौटी इस बात पर निर्भर करती है कि जिस सामग्री के विषय में आरोप लगाया गया है कि उसकी प्रकृति उन लोगों के मस्तिष्क और विचारों को कलुषित या भ्रष्ट करती है या नहीं, जिन पर उसका अनैतिक प्रभाव पड़ना संभव है और जिनके हाथों में समानता व सामग्री पड़ने की संभावना हो। मुंबई उच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र राज्य बनाम जॉयस की उर्फ टेम्को के मुकदमे में कैबरे नृत्य को दंड संहिता की धारा 294 के अंतर्गत अश्लील नहीं माना, क्योंकि वह वयस्क दर्शकों तक ही सीमित था और जिस वर्ग के लोग समानता उसका आनंद उठाने जाते हैं वे मानसिक दृष्टि से प्राय इतने परिपक्व होते हैं कि उनके विचारों पर इसका कोई घातक प्रभाव नहीं पड़ता। यह बात अलग ही कुछ लोगों की कैबरे नृत्य देखकर क्षोभ अवश्य उत्पन्न हो सकता है। कोई भी प्रकाशन अश्लील है अथवा नहीं, यह तथ्य का प्रश्न है। बीएनएस की धारा 294 और आईपीसी की धारा 201 की उपधारा 292 की आईपीसी की धारा 292 और बीएनएस की धारा 294 यानी 294 की उपधारा 1 में दी गई अश्लीलता की परिभाषा की कसौटी पर कोई सामग्री वास्तव में अश्लीलता की कोटि में आती है तो उसे रखने, बेचने या वितरित करने का उद्देश्य कितना ही निर्दोष या अच्छा क्यों ना हो, वह बचाव के रूप में मान्य नहीं होगा। इसी प्रकार अभियुक्त की यह दलील भी व्यर्थ होगी कि आरोपित सामान अश्लील सामग्री को किसी अन्य कृति से उतारा है, अनुदित किया है। श्रीराम सक्सेना बनाम राज के मामले में यह विनिश्चित किया गया कि कलात्मक कृतियां कभी भी अश्लील नहीं होती। खजुराहो के मंदिर पर उत्कीर्ण नग्न प्राणोत्तर मूर्तियों की भावभंगिमा इसका उत्कृष्ट उदाहरण है। इसी प्रकार एक महिला का नग्न चित्र स्वयं में अश्लील नहीं माना जा सकता जब तक कि वह सामान्य भद्र व्यक्ति की भावनाओं को कलुषित या भ्रष्ट न करे। दिल्ली उच्च न्यायालय ने डॉक्टर प्रिमला कपूर बनाम यशपाल भसीन के मामले में अश्लीलता संबंधी कानून की विस्तृत व्याख्या करते हुए अभिकथन किया कि कथित अश्लील कृति को समूचे परिवेश, लेखक के उद्देश्य तथा जिस वर्ग के पाठकों के लिए वह आशयित है उन पर उसके संभावित प्रभाव के आधार पर आंका जाना चाहिए। इस बात में अनुभवी समाजशास्त्री ने भारत की अनेक कॉलगर्ल्स से सघन पूछताछ तथा साक्षात्कार के पश्चात इंडियन कॉलगर्ल्स नामक एक शोध कृति प्रकाशित की, जिसके कुछ अंशों में कुछ कॉलगर्ल्स के प्रथम यौन समागम के संबंध में अनुभवों का वर्णन था जो विचार न्यायालय की दृष्टि में अश्लील था। इस पुस्तक में लेखक ने कतिपय कॉल गर्ल्स के ऐसे अशिष्ट प्रसंगों का भी वर्णन किया था जो उन्हें पुरुष वर्ष के हवस के शिकार के रूप में झेलने पड़े थे। उच्च न्यायालय ने अभियुक्त को धारा 292 के अपराध को दोष मुक्त करते हुए निर्णय दिया कि समूची पुस्तक को पढ़ने से यह निष्कर्ष निकलता है कि उक्त पुस्तक भारतीय कॉलगर्ल्स की सामाजिक आर्थिक स्थिति को प्रकट करने वाले समाजशास्त्रीय कृति हैं जो न केवल किशोरियों के पथ भ्रष्ट होने के कारणों पर समुचित प्रकाश डालती है अपितु उन्हें इस गंदे व्यवसाय से बचाने के उपाय भी सुझाती है तथा इस ओर संकेत करती है कि समाज को इस दशा में क्या कुछ करना चाहिए। जेपी लांबा बनाम तरुण मेहता के मामले में अभियुक्त के विरुद्ध अपने सिनेमा हॉल में एक अश्लील इंग्लिश फिल्म प्रदर्शित की जाने का आरोप था। इस फिल्म का नाम था टुगेदर विथ लव तथा इसे सेंसर बोर्ड का प्रमाण पत्र मिल चुका था। इस फिल्म का विज्ञापन एक स्थानीय समाचार पत्र में एक महिला के चित्र के साथ 2 शीर्षकों सहित छापा था। इस फिल्म में अतिगुप्त यौन संबंध तथा अमेरिकी यौनाचार के गुप्त तरीके फिल्माए गए हैं। न्यायालय के समक्ष प्रश्न यह था कि क्या उक्त विज्ञापन तथा फिल्म को अश्लील माना जाए। न्यायालय ने विनिश्चित किया कि फिल्म को सेंसर बोर्ड का प्रमाण पत्र प्राप्त हो जाना मात्र इस बात का निश्चयात्मक सबूत नहीं है कि वह फिल्म अश्लील नहीं है।
क्योंकि बोर्ड द्वारा प्रमाण पत्र जारी किया जाना एक नित्यचर्या की कार्यकालीन कार्य है। अतः प्रमाण पत्र जारी कर दिए जाने मात्र से न्यायालय की अधिकारिता समाप्त नहीं हो जाती कि वह यह निश्चित करे कि फिल्म वास्तव में अश्लील है अथवा नहीं। सेंसर बोर्ड द्वारा जारी किए गए प्रमाण पत्र को साक्ष्य के प्रयोजन के लिए उपखंडनीय अवधारणा के रूप में स्वीकार किया जा सकता है, जिसका सुनिश्चित साक्ष्य द्वारा विखंडन किया जा सकता है। इस मामले में न्यायालय में ऐसी कोई साक्ष्य प्रस्तुत न किए जाने के कारण फिल्म को अश्लील नहीं माना गया। उपर्युक्त बाद में न्यायालय ने यह भी अपकथन किया कि वर्तमान सामाजिक परिवेश में लैंगिक ज्ञान एवं प्रवृत्तियों को ध्यान में रखते हुए यह नहीं कहा जा सकता कि कोई पुस्तक, चित्र, प्रकाशन जिसकी विषय वस्तु लैंगिकता से संबंधित है वह स्वयं में अश्लील मानी जाएगी। वर्तमान समय में जबकि भारत में परिवार नियोजन को विशेष महत्व दिया जा रहा है, लोगों को यौन संबंधी अधिकाधिक जानकारी प्रकाशित एवं प्रसारित करना अत्यावश्यक हो गया है। यहाँ तक कि यौन शिक्षा को एक पृथक विषय के रूप में शिक्षा संस्थानों में अपनाए जाने पर भी विचार किया जा रहा है। बी रसोइया बनाम आंध्र प्रदेश के बाद में अभियुक्त एक अश्लील ब्लू फिल्म का दर्शक मात्र था और ना तो उसने उस फिल्म को जानबूझकर प्रदर्शित किया था और ना प्रदर्शित किए जाने का कोई व्यवस्था थी। अतः बिना किसी सहपाठिता के सबूत के अभाव में उसे अश्लीलता के अपराध के दुष्प्रेरण के लिए दोषित किया जाना उचित नहीं था। अश्लील संबंधी भारतीय और इंग्लिश विधि का तुलनात्मक विशेषण भी हम आपको बता देंगे। इंग्लिश विधि के अंतर्गत किसी पुस्तक के विषय में यह निर्धारित करने के लिए कि वह अश्लील है अथवा नहीं उसकी समूची विषय वस्तु पर विचार किया जाता है, जबकि मासिक पत्रिकाओं को उनके पृथक पृथक लेखों के आधार पर आंका जाता है। अश्लीलता के मामले में सामान्यतः विशेषज्ञ की राय को विशेष महत्व नहीं दिया जाता जब तक कि यह अनुभव न किया जाए कि विवादित सामग्री बच्चों, किशोरों और संवेदनशील वर्गों के व्यक्तियों के पढ़ने हेतु तैयार की गई है। अश्लील संबंधी भारतीय विधि में यह निर्धारित करने के लिए कि विवादित सामग्री या पाठकों या दर्शकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा विशेषज्ञ की राय को पर्याप्त महत्व दिया जाता है, जैसा कि समरेश बोस के मामले से स्पष्ट है। कुछ अन्य वाद हैं, निर्णीत हैं, जो हम आपको बताएंगे इस धारा के अंतर्गत, और साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि क्या क्या गाइडलाइंस हैं, क्या कैसे क्या कार्रवाई की जाएगी, वो भी हम आपको इसके अंतर्गत ही बताएंगे। साथियों, अजय गोस्वामी बनाम भारत संघ के बाद में उच्चतम न्यायालय ने विनिश्चित किया कि आईपीसी की धारा 292 तथा महिलाओं का अभद्र व्यपदेश अधिनियम 1986 की धारा 3/4 एवं 6 की व्याख्या करते समय न्यायालय को संविधान के अंतर्गत व्यक्ति को प्राप्त अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार पर अनुचित रोक लगाने से परावृत रहना चाहिए। किसी स्त्री का नग्न या अर्धनग्न फोटोग्राफ या चित्र स्वयं में अश्लील नहीं माना जा सकता, जबकि वह देखने वालों की लैंगिक भावनाओं को जागृत नहीं करता, और इसका निर्धारण इस आधार पर किया जाना चाहिए कि एक समान व्यक्ति पर ऐसे प्रदर्शन की क्या प्रतिक्रिया होगी। इसे तत्कालीन सामुदायिक मापदंड के आधार पर निश्चित किया जाना चाहिए। गीताराम बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य के बाद में उच्चतम न्यायालय ने अश्लील फिल्म के प्रदर्शन को एक गंभीर अपराध मानते हुए अपराधी को परिवीक्षा अधिनियम 1958 का लाभ दिए जाने से इनकार कर दिया, भले ही अभियुक्त का यह प्रथम अपराध था। महानिदेशक दूरदर्शक महानिदेशालय तथा अन्य बनाम आनंद पटवर्धन के बाद में उच्चतम न्यायालय ने आईपीसी की धारा 292, 293 की व्याख्या करते हुए पुनः स्पष्ट किया कि इन धाराओं में अश्लीलता को परिभाषित नहीं किया गया होने के कारण धारा 292 की वैधता को अनेक बार चुनौती का सामना करना पड़ता है। इन धाराओं को प्रावधान इतने अस्पष्ट अनिश्चित हैं कि इनका ठीक तरह से अर्थान्वयन करने में प्रायः दुविधा में स्थिति उत्पन्न होती है। तथापि लोक नैतिकता के संरक्षक की दृष्टि से इन धाराओं की व्याख्या हेतु निम्नलिखित मार्गदर्शक सिद्धांतों को ध्यान में रखना चाहिए। नंबर 1, क्या इसके परिणामस्वरूप समाज के सामान्य व्यक्ति के मस्तिष्क में नैतिक विकृति निर्मित होती है। नंबर 2, क्या अश्लील कृति, पेंटिंग या साहित्य में ऐसा कोई वर्णन है जिसे राज्य की विधि लैंगिक आचरण के विरुद्ध मानती है। नंबर 3, क्या कथित अश्लील साहित्य को समग्र रूप से पढ़ने से ऐसा प्रतीत होता है कि उसमें साहित्यिक, कलात्मक, राजनीतिक या वैज्ञानिक मूल्यों की कमी है और वह पठनीय नहीं है। न्यायालय ने अभिकथन किया कि संविधान के अनुच्छेद 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज ए में वाक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख है जो सभी व्यक्तियों को प्राप्त है, लेकिन इस पर युक्त प्रतिबंध लगाए गए हैं ताकि राष्ट्रीय सुरक्षा, लोक शांति या किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा को आघात न पहुंचे।
प्रस्तुत बाद में दूरदर्शन निदेशालय द्वारा फिल्म निर्माता आनंद पटवर्धन की सन 1995 में निर्मित फिल्म फादर सन एंड होलीवार को प्रसारण हेतु इसलिए नामंजूर कर दिया गया क्योंकि इस फिल्म का दूसरा भाग कथित रूप से अश्लील था। इस भाग में हिंदू और मुस्लिम धर्मों में महिलाओं की स्थिति का चित्रण किया गया तथा पुरुषों की महिलाओं के प्रति मनोविकृति को दर्शाया गया था। फिल्म निर्माता का कथन था कि उक्त डॉक्यूमेंट्री फिल्म पूर्ववर्ती 2 डॉक्यूमेंट्री फिल्मों अर्थात इन मेमोरी ऑफ फ्रेंड्स तथा इन द नेम ऑफ द गॉड की श्रृंखला में ही तीसरी कड़ी थी और चूंकि उक्त दोनों फिल्मों जो क्रमशः पंजाब के 80 के दशक के सांप्रदायिक दंगों से उत्पन्न सांप्रदायिक शांति एवं सहिष्णुता तथा राम जन्मभूमि के कारण उत्पन्न धार्मिक विवाद पर आधारित थी, प्रसारण हेतु स्वीकार की जा चुकी थी और इन दोनों को राष्ट्रीय पुरस्कार भी दिया गया था। अतः दूरदर्शन द्वारा इस फिल्म को भी प्रसारण हेतु स्वीकार किया जाना चाहिए। उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि केवल इस आधार पर कि इस फिल्म को ए या यूए प्रमाण पत्र दिया गया है, इसे प्रसारण को अश्लीलता का कारण बताते हुए अस्वीकार किया जाना उचित नहीं है। अतः न्यायालय ने इस निर्णय में दूरदर्शन की कार्य प्रणाली की आलोचना करते हुए अभिकथन किया कि उसे अपनी प्रसारण नीति बृहद जनहित को ध्यान में रखते हुए पारदर्शी बनानी होगी। तो साथियों, ये कुछ उदाहरण थे जो हमने आपको स्पष्ट किए हैं और भी ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जो कि बताते हैं कि कब ये धारा लागू होगी और किन किन परिस्थितियों में लागू होगी, ये उल्लेख किया गया है। उल्लेखनीय है कि इन वाद की सुनवाई के दौरान जो भी वाद हमने आपको बताए हैं, समस्त बिंदुओं पर गहन विचार करने के पश्चात यह निष्कर्ष निकाला कि यदि कविता में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का संदर्भ न दिया होता तो ये जो पिटिशनर है एक बहुत महत्वपूर्ण है, जो हम इसको और बता देते हैं। देवीदास रामचंद्र तुलजापुरकर बनाम महाराष्ट्र राज्य में अन्य के बाद में अभियुक्त देवीदास द्वारा लिखी गांधी मला भेटला नामक शीर्षक से कविता बुलेटिन नामक मासिक पत्रिका के जुलाई अगस्त 1994 के अंक में प्रकाशित हुई, जो सभी बैंक संघों के सदस्यों में प्रचालित होती थी। इस कविता में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के संदर्भ में विवाह पूर्व संभोग का कोई उल्लेख था। अतः इस दंड संहिता की धारा 292 के अधीन अश्लील निरूपित करते हुए अभियुक्त के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज किया गया। चूंकि प्रकरण राष्ट्रपिता के संदर्भ में था, इसलिए इसे उच्चतम न्यायालय की 5 न्यायाधीशों की पीठ को विचारार्थ सौंपा गया तथा न्यायालय की सहायता के लिए विख्यात अधिवक्ता फॉली नारीमान की न्याय मित्र के रूप में नियुक्ति की गई। पिटीशन के विरुद्ध पुणे निवासी श्री बीबी अनास्कर ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी, जिसमें अभियुक्त को दंड संहिता की धारा 292, 153A, 153B तथा 34 के अपराधों के लिए आरोपित किया गया था। अभियुक्त की ओर से यह दलील प्रस्तुत की गई कि इसके पूर्व भी इस कविता को सन 1980 में अम्बा जुगाई में आयोजित अखिल भारतीय साहित्य सम्मेलन में पढ़ा जा चुका था। यह सन 1986 में भी अप्लाइड प्रकाशक तथा प्रकाशित की जा चुकी थी। उच्चतम न्यायालय ने समस्त बिंदुओं पर गहन विचार करने के पश्चात यह निष्कर्ष निकाला कि यदि कविता में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का संदर्भ न दिया होता तो इसे अश्लील साहित्य नहीं माना जाता। चूंकि यह महात्मा गांधी से जुड़ी कल्पित धारणा पर आधारित थी, इसलिए इसका प्रकाशन न्यायोचित नहीं था। तथापि इसी दौरान पिटिशनर द्वारा बिना शर्त माफी मान ली जाने के कारण इस प्रकरण को समाप्त कर दिया गया तथा न्यायालय ने प्रकाशक के विरुद्ध आपराधिक कार्रवाई अपास्त कर दी। उल्लेखनीय है कि इन वाद की सुनवाई के दौरान उच्चतम न्यायालय तथा न्यायमित्र फॉली नारीमन ने विस्तृत अनुसंधान करके इस धारा से जुड़े प्राय सभी महत्वपूर्ण इंग्लिश अमेरिकन तथा अन्य देशों की अश्लीलता संबंधी विधियों एवं निर्णीत वादों का सविस्तार विवेचन किया, जिसमें सभी महत्वपूर्ण निर्णीत वादों का भी समावेश है। इस दृष्टि से यह निर्णय एक महत्वपूर्ण निर्णय है इस धारा के लिए। तो जिन साथियों को अगर कन्फ्यूजन हो इस निर्णय से संबंधित में, तो यह निर्णय जरूर देख सकते हैं। तो साथियों, इसमें स्पष्ट कर दिया गया है कि कब यह धारा लागू की जाएगी, किन परिस्थितियों में यह धारा लागू की जाएगी, यह स्पष्ट रूप से बताया गया है कि किस स्थिति में यह धारा लागू की जाएगी। इसमें हमने आपको स्पष्टता समझाया भी है और उदाहरण भी दिए हैं कि किन किन स्थितियों में यह धारा लागू होगी। इसमें दंड का प्रावधान भी किया गया है, जिसमें दंड है दोषित होने पर 2 वर्ष तक का कारावास, 5,000 रुपए तक का जुर्माना। जो कोई भी अश्लील पुस्तकों आदि का विक्रय करेगा उसमें 2 वर्ष तक का कारावास, 5,000 रुपए तक का जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा। बीएनएस